Hello everyone. So we are back with the second lecture of a brief introduction to the physical world. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस की थी उसमें हम लोगों ने अर्थ के स्टार्टिंग से लेके ह्यूमन इवोल्यूशन और हम लोगों ने किस तरीके से जनरल साइंस जो दुनिया में डेवलप हुआ उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें ग्रीक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से ग्रीक्स और आने वाले समय में रिनाइसेंस पीरियड ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया साइंस को डेवलप करने में। अगर हम कायदे से बात करें तो साइंस के एरा के दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे थे। पहला था हेलेनिस्टिक पीरियड जो ग्रीस में शुरू हुआ अलेक्जेंडर द ग्रेट के हारने के बाद और रोमन एम्पायर के खड़े होने से ठीक पहले, यानी जो बीच का समय था उसको हेलेनिस्टिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। और इस पीरियड में कई सारे इम्पॉर्टेंट फिगर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में, जिसमें कई सारे नाम हैं जिनको हम आज भी स्टडी करते हैं, जैसे यूक्लिड, पाइथागोरस, आर्किमिडीज, हिपोक्रेटिस, हीरोन। ये कुछ ऐसे नेम्स हैं जिन्हें हम लोग आज भी स्टडी करते हैं अपने जनरल मैथमेटिक्स में। उस समय मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में बहुत ऐसे डेवलपमेंट्स थे जो आज भी हम लोग अनफोल्ड कर रहे हैं, जिनके सीक्रेट्स को आज भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। दूसरा पीरियड जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन लेके आया मॉडर्न साइंस की तरफ वो था रिनाइसेंस पीरियड, जिसमें जो बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है उनको तो खैर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिनाइसेंस पीरियड में कंट्रीब्यूशंस दिए हैं और ऐसे कई सारे रिनोन फिगर्स हैं। उसमें से कुछ मैंने आपके लिए लिस्ट कर दिए हैं। निकोलस कॉपरनिकस, जोहानस गुटेनबर्ग, लियोनार्डो दा विंची, रेने डिस्कार्टिस, न्यूटन, गैलीलियो, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये कुछ ऐसे नेम्स हैं जिन्होंने साइंस के फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस किए थे। अगर हम बात करते हैं रिनाइसेंस पीरियड की, जो रिनाइसेंस एरा था वो क्यों इम्पॉर्टेंट था और ऐसी क्या डेवलपमेंट्स थी साइंटिफिक एरा में जो रिनाइसेंस पीरियड में आके और मुखर हो गई और ज़्यादा खुल गई और लोगों की थिंकिंग को चेंज किया, उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो था गुटेनबर्ग प्रेस का डेवलप होना। पहले मैं आप लोगों को रिनाइसेंस पीरियड के बारे में बता दूं कि ये चीज़ें कैसे शुरू हुई। रिनाइसेंस पीरियड इटली में 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ और इस रिनाइसेंस शब्द का अर्थ होता है रीबर्थ, यानी पुनर्जन्म। अब ये रीबर्थ का कॉन्सेप्ट क्यों आया? रीबर्थ का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया कि जो पहले का जो आर्ट था, यानी प्री रिनाइसेंस पीरियड का जो आर्ट था वो काफ़ी डिफरेंट था। और जब रिनाइसेंस चालू हुआ इटली में तो कई सारे ऐसे फेमस आर्टिस्ट थे, जिसमें बॉटिचेली हैं, जिसमें कई सारे ऐसे राइटर्स थे, इन्फ्लुएंसर्स थे, जिन्होंने चीज़ों को अलग तरीके से देखना शुरू किया। रिनाइसेंस पीरियड ही वो पीरियड है जिसमें सिस्टीन चैपल की छत को डिज़ाइन किया था माइकल एंजेलो ने। बहुत सारे स्कल्पचर्स आपको दिखेंगे, लियोनार्डो दा विंची की कई सारी फेमस पोर्ट्रेट्स हैं और पेंटिंग्स हैं जो आपको रिनाइसेंस पीरियड में नज़र आएंगी। ये एक ऐसा आर्ट फॉर्म था जो डेवलप हुआ और इसी पीरियड में साइंस ने भी एक टेम्परामेंट को डेवलप करना शुरू किया। जो लोगों के बीच में जो साइंटिफिक डिस्कशंस हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई। जो साइंस था वो बहुत ही अलग तरीके से लोगों के सामने आने लग गया। और इसी फील्ड में, इसी समय में कई सारे फील्ड्स में, जैसे एनाटॉमी हो गई, केमिस्ट्री हो गया, आर्ट्स हो गया, लिटरेचर हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये वो समय था जब इनमें अचानक बहुत ही ज़्यादा पैराडिम शिफ्ट हुआ, बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट्स हम लोगों को देखने को मिली। बहुत सारे ऐसे फिगर्स थे जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दिए मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के क्षेत्र में, जिसमें डिकार्टिस, गैलीलियो, कॉपरनिकस, न्यूटन, ऐसे कई सारे नाम हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे रिनाइसेंस पीरियड के दरमियान। अगली चीज़ जो बहुत ही क्रूशियल थी, जो माना जाता है कि रिनाइसेंस पीरियड को शुरू करने में जिसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो था गुटेनबर्ग का प्रेस और जो प्रिंट रिवॉल्यूशन गुटेनबर्ग के बाद आया। जोहानस गुटेनबर्ग कायदे से जर्मनी के थे, जर्मन मूल के थे, लेकिन वो फ्रांस में गोल्ड स्मिथ का काम करते थे और स्टोन पॉलिशिंग का काम करते थे। तकरीबन 1440 में गुटेनबर्ग ने सबसे पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का कॉन्सेप्ट लेके आया और उन्होंने मेटल अलॉयज़ के कीज़ बनाए और उसको उन्होंने पंचिंग के थ्रू और इंक में डुबोकर और पेजेस पे डैब करके उन्होंने सबसे पहले प्रिंटिंग शुरू की। गुटेनबर्ग की इस प्रिंटिंग के कारण बहुत ही ईजी हो गया किसी भी आइडिया को स्प्रेड करना।
देखिए, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लोग पूछते हैं कई बार कि रिनाइसेंस पीरियड से पहले भी बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, आर्टिस्ट थे, कंट्रीब्यूटर्स थे। तो रिनाइसेंस पीरियड को अचानक इतना ड्रामेटाइज क्यों किया जाता है? उसका कारण ये है कि रिनाइसेंस पीरियड से पहले के जो लोग थे, वो जिस तरीके के आर्ट को फॉलो करते थे, या जो उनके दिमाग में जो थिंकिंग चलती थी, उसको परमानेंटली स्टोर करने का कोई रास्ता नहीं था। यानी उसको आप अगर देखो, कहीं भी कम्युनिकेशन आप करते हैं तो उसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है वो कब पड़ता है? जब वो रिटन फॉर्म में, रिटन एविडेंस में वो आइडियाज़ ट्रैवल करती हैं पर्सन टू पर्सन। अगर मेरे दिमाग में कोई आइडिया है या कोई नया कॉन्सेप्ट है, तो आई विल राइट इट डाउन, मैं उसको लिखूँगा और मैं उसको किसी को दिखाऊंगा, मैं उसको प्रूव करूंगा, उसके डायग्रामेटिकल स्कीमेटिक डायग्राम्स को मैं रिप्रेजेंट करूंगा लोगों के सामने, और फिर उस तरीके से मेरे आइडियाज़ को लोग समझेंगे, देखेंगे और स्प्रेड करेंगे। तो गुटेनबर्ग के प्रेस और जो प्रिंटिंग का काम था, वो शुरू होने के बाद एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं रिवॉल्यूशन आ गया, क्योंकि लोगों के आइडियाज़ को प्रिंट करना और उसको रिटन फॉर्म में रखना काफ़ी इजी हो गया। जो पेपर पे प्रिंटिंग है वो, हालांकि पेपर बहुत पहले चाइना में बन चुका था। ये जो पेपायरस लीफ से जो बनते थे, पेपायरस के बार्क से बनता था, बैम्बू के बार्क से बनता था पेपर। तो चाइना में पेपर का प्रोडक्शन बहुत पहले से शुरू हो गया था। लेकिन पेपर पे प्रिंटिंग का काम 1440s के बाद तकरीबन 10 साल लगा इस प्रेस को डेवलप होने में, और तकरीबन 1450s के अराउंड गुटेनबर्ग ने अपने प्रेस मशीन का, जो उनका प्रिंटिंग प्रेस मशीन था, उसका कई सारा पेटेंट जो है उन्होंने दुनिया भर में लॉन्च कर दिया। अब इस प्रिंटिंग प्रेस मशीन के आने से क्या हो गया कि सिर्फ इटली में या सिर्फ जर्मनी में ही नहीं, ये जो रिटन एविडेंस का काम था, जो चीज़ें प्रिंट करने का रिवॉल्यूशन था, जिसको हम प्रिंट रिवॉल्यूशन कहते हैं, वो प्रिंट रिवॉल्यूशन ऑल ओवर द यूरोप फैल गया। और जो भी यूरोपियन आइडियाज़ थे वो इधर से उधर एक्सचेंज होने लगे, जिसमें कई सारी साइंटिफिक जर्नल्स भी थी, कई सारी पोएट्रीज़ थी। जो पोएट्स लिख नहीं पाते थे, उनके पास भी अब प्रिंटिंग का एक फैसिलिटी था, जिससे उन्होंने अपने प्रिंटिंग्स को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जो साइंटिस्ट थे जिनके डिस्कशंस खो जाते थे समय के साथ, उन्होंने अपने डिस्कशंस को पेपर पे प्रिंट कराना शुरू कर दिया, उसके थ्योरी को डेवलप करना शुरू कर दिया। तो वहाँ से हम लोगों को पहले एविडेंसेस मिलने शुरू हुए साइंस और आर्ट्स के, जो आगे चल के नए नए रूप लेते चले गए। तो इसीलिए इस पीरियड को हम रिनाइसेंस पीरियड के नाम से जानते हैं, यानी कि साइंस और आर्ट्स का जो पुनर्जन्म है, उसको हम लोग रिनाइसेंस के नाम पे जानते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो है, जो मैं आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंटली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये रिनाइसेंस पीरियड का क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। मैं उनमें से कुछ को लिस्ट कर रहा हूँ, आप लोग और भी बाकी कई सारे हैं जो फाइंड कर सकते हैं। रिनाइसेंस पीरियड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस थे जो होते चले गए। सबसे पहला था डा विंची का विट्रूवियन मैन। लियोनार्डो दा विंची एक बहुत ही एक्सेप्शनल मैन थे, और डा विंची को रिनाइसेंस मैन के नाम से भी जाना जाता है। डा विंची का कंट्रीब्यूशन, हालांकि उनका जो स्टडी है वो बहुत ही डीप है। डा विंची एक अच्छे पेंटर थे, जिन्होंने मोनालिसा बनाई है, जिन्होंने द लास्ट सपर बनाया है, जिन्होंने सैल्वाटोर मुंडी बनाई है। तो ऐसे कई सारी फेमस पेंटिंग्स हैं जो $1 बिलियन में जिसकी कॉस्ट है, और वर्ल्ड क्लासिक्स हैं, ऐसी पेंटिंग है। डा विंची ने ही विट्रूवियन मैन का डायग्राम भी क्रिएट किया था, और ये वो डायग्राम है जिसने ह्यूमन एनाटॉमी के फील्ड में एक रिवॉल्यूशन ला दिया। उन्होंने ह्यूमन बॉडीज़ को स्टडी किया, और फर्दर उन्होंने ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में कई सारी ऐसी जानकारियाँ थी जिसको उन्होंने अपनी ट्रीटी में इंक्लूड किया। तो डा विंची का विट्रूवियन मैन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन था रिनाइसेंस पीरियड में। अगला है फर्डिनेंड मैगेलन का एक्सप्लोरेशन। हम सब जानते हैं फर्डिनेंड मैगेलन वो इंसान थे जिन्होंने फ्लैट अर्थ थ्योरी को रिजेक्ट किया था, और उन्होंने धरती का पूरा गोल चक्कर लगाया था, और जहाँ से शुरू किया था वहीं से पहुँचे थे। मैगेलन के इस पूरे एक्सप्लोरेशन के बाद एक बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्शन जो अभी तक इंसानों के दिमाग में था कि अर्थ फ्लैट है, और अगर आप बहुत दूर जाएंगे तो आप कहीं नीचे गिर सकते हैं किसी वॉइड में या किसी अननोन प्लेस पे, जहाँ से आप लौट के ना आ पाएँ। इसके कारण लोग बहुत ज़्यादा दूर ट्रेड के लिए नहीं जाते थे, बहुत ही लिमिटेड एरियाज़ में रहते थे। ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेड था वो काफ़ी ज़्यादा उतना नहीं फैल पाया था, क्योंकि वहाँ पे कॉलोनियलाइजेशन बहुत ज़्यादा फैला था बाद के समय में। तो इस कारण से जो फ्लैट अर्थ थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा ही मुखर थी उस समय, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, जिसको रिजेक्ट किया फर्डिनेंड मैगेलन ने एक्सप्लोरेशन करके। नेक्स्ट क्या था? कॉपरनिकस का हीलियोसेंट्रिक थ्योरी।
अब आप में से बहुत कम लोगों ने ये थ्योरी पढ़ी होगी, या अगर पढ़ी होगी तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं देखा होगा आप लोगों ने। निकोलस कॉपरनिकस ने जियोसेंट्रिक थ्योरी को फेल करके अपना हीलियोसेंट्रिक थ्योरी प्रपोज किया था। जियोसेंट्रिक थ्योरी में जो आई थिंक टाइचो ब्राहे का जो कॉन्सेप्ट था, उसमें जियोसेंट्रिक थ्योरी में जो कहता था कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है और अर्थ के अराउंड कई सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। लेकिन कॉपरनिकस ने इसको रिजेक्ट किया और अपनी एक नई थ्योरी प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि अर्थ नहीं, सन हमारी यूनिवर्स का सेंटर है और उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। हालांकि पूरी तरीके से इनकी ये थ्योरी भी कंप्लीट नहीं थी, और कॉपरनिकस की हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के बाद केपलर ने अपने लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिए, जिसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिडक्शंस उन्होंने किए। सबसे पहला डिडक्शन था कि ऑर्बिट्स सर्कुलर नहीं, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं, इलिप्टिकल शेप के हैं, और ये इलिप्स के किसी एक फोकस पे हमारा सन सेंटर्ड है। हम जानते हैं कि इलिप्स के दो फोकस होते हैं, तो उन दोनों में से किसी एक फोकस पे हमारा सन स्टेशनरी रहता है और हमारे प्लैनेट्स जो हैं उस इलिप्टिकल ऑर्बिट के चक्कर काटते हैं। सेकंड चीज़ क्या थी कि जो सन के यूनिवर्स के सेंटर होने की बात कही गई थी, वो चीज़ ख़त्म हो गई केपलर के प्लैनेटरी मोशंस के लॉ के बाद, और उन्होंने बोला कि हमारा सोलर सिस्टम एक बहुत ही मीडियम साइज सोलर सिस्टम है, और ऐसे कई सारे सोलर सिस्टम्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और करते होंगे। तो हम ये कह नहीं सकते हैं कि हमारा सन यूनिवर्स का सेंटर है। केपलर के प्लैनेटरी मोशन के बाद जो सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन जो रिनाइसेंस पीरियड में कहा जाता है, अगर हम गुटेनबर्ग को और डाविंची को रिनाइसेंस मैन कहते हैं, तो ये नाम एक ऐसा नाम है जिसने साइंस की दुनिया को कम्प्लीटली बदल के रख दिया, और वो थे सर आइजक न्यूटन। न्यूटोनियन साइंस और न्यूटोनियन मैकेनिक्स के साइंस में आ जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें थी जो सॉर्ट हो गई, और बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनके आंसर्स बहुत ही ईजिली मिल गए। आप लोगों को पता ही होगा कि उन्होंने अपनी जो थिंकिंग है और साइंस की तरफ जो अलाइनमेंट था वो कैसे शुरू किया। एक सेब उनके सिर पे गिरा और उन्होंने ये सोचा, ये उस सेब ने उन्हें ये सोचने को मजबूर कर दिया कि आखिर वो सेब नीचे ही क्यों गिरा, और इस थिंकिंग के ऊपर उन्होंने पूरी पूरी किताब लिखी, जिसको हम लोग जानते हैं प्रिंसिपिया डी मैथमेटिशिया के नाम से, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स। और इस किताब में उन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट लॉज दिए और थ्योरीज दी जो आज भी हम स्टडी करते हैं और जो यूनिवर्सल हैं, यानी पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है और पूरे यूनिवर्स में लागू होती हैं, जिसमें लॉज ऑफ ग्रेविटी, लॉज ऑफ कूलिंग और लॉज ऑफ लेंस हैं। ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो न्यूटन ने अलग अलग फील्ड में किए, चाहे वो मैकेनिक्स के फील्ड में हो, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स के फील्ड में हो, या वो ऑप्टिक्स के फील्ड में हो। न्यूटोनियन साइंस के बाद जो अगली चीज़ है वो है डिस्कार्टिस की कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेने डिस्कार्टिस ने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप किया एक सेंटर के साथ, जिस सेंटर से तीन एक्सिस एक दूसरे के ऑर्थोगोनल डेवलप होते हैं, जो स्ट्रेच होते हैं दोनों डायरेक्शंस में, नेगेटिव और पॉजिटिव में, उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं, जो साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के आ जाने से हमारी जो नेविगेशन की दिक्कत थी वो ख़त्म हो गई, और आज भी हम एरोप्लेन्स और शिप्स में जो नेविगेशन करते हैं वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू ही करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था मैथमेटिक्स के फील्ड में। डिस्कार्टिस के बाद जो अगला सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था वो था विलियम हार्वी का ब्लड सर्कुलेशन थ्योरी का आना। विलियम हार्वी ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिसकॉन्सेप्शन हमारे सोसाइटी से दूर कर दिया। एक ऐसा समय था जब चर्च बहुत ही प्रोमिनेंट था और ह्यूमन बॉडीज़ का डाइसेक्शन बहुत ही गलत माना जाता था। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोज़ में ये बताया था कि ये एक तरह का प्रोफेनिटी थी जो अवॉइड करती थी चर्च, और क्योंकि चर्च बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता था सोसाइटी में, रिनेसेंस पीरियड के सोसाइटी में और रिनेसेंस पीरियड के पहले की सोसाइटी में, तो पावरफुल चर्चेस जो है वो आपको आपकी बॉडी के बारे में बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस दे के रखते थे। उनका मानना था कि हमारे बॉडी में किसी तरीके के सुप्रीम बीइंग का एनर्जी है और किसी तरह के गॉड हैं जो हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, जिसके कारण हमारी लाइफ जो है वो सस्टेन होती है। लेकिन विलियम हार्वी ने बाद में जाके ह्यूमन बॉडी को स्टडी किया और एक और एनाटॉमी और मेडिसिन के फील्ड में एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट लेके आए, हार्ट का कॉन्सेप्ट, जिसमें उन्होंने बताया कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो किसी सुप्रीम पावर के थ्रू नहीं होता है, बल्कि हमारे हार्ट के कारण होता है, जो हमारे लेफ़्ट साइड पे, हमारे चेस्ट के लेफ़्ट साइड पे सिचुएटेड है। और उन्होंने हार्ट को डाइसेक्ट किया और उसके 4 चेम्बर्स के भी पता लगाया, जिसको हम आज पढ़ते हैं एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स के नाम पे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था जो आप लोग
देख सकते हैं। तो मैंने ये जो नाम बताए हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। आपको आपको बायोलॉजी मिलेगी, आपको जियोग्राफी मिलेगा, आपको मैथमेटिक्स मिलेगा, आपको फिज़िक्स मिलेगा, आपको केमिस्ट्री मिलेगी। तो हर फील्ड में ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस थे जो रिनाइसेंस पीरियड में आए। अब इसी कंट्रीब्यूशन के बाद हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं कि रिनाइसेंस पीरियड ओवर होने के बाद किस तरीके से साइंस ने अपने रूप को बदला, अपने फॉर्म को चेंज किया, और साइंस की बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स हमारे सामने आई जिसको हम आज स्टडी कर रहे हैं, और कंटिन्यूस जिनकी स्टडीज़ दुनिया में चल रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।